एक महीने का समय यूं ही निकल गया। आनंद और नंदिता एक दूसरे के साथ खुश थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों सुबह और शाम बैठकर घंटों बातचीत करते और एक दूसरे की लाइफ के अनछुए अनजाने पहलुओं को बताते और सुनते। बचपन की यादें हो या स्कूल कॉलेज की, सब अब साझा होने लगी थी, जो कि रिश्ते को मजबूती देती जा रही थी। दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे। नंदिता तो पहले ही आनंद के प्यार में डूबी हुई थी और अब आनंद का दिल भी नंदू के लिए धड़कने लगा था। साथ रहते रहते एक दूसरे के लिए एहसास गहरे होने लगे थे। उधर शिवांश अरुणा जी से तो बात करता था, पर रूबी से कम है बात करता। वो नहीं चाहता था कि अरुणा कुछ भी गलत समझे या बोले। अरुणा जी के सूखे मन में शिवांश की बातों ने फिर से ठाकुर साहब और उनके प्रेम का झरना बहा दिया था। अब वो अपने रिश्ते पर फिर से सोच विचार करने लगी थी, पर अब भी जाने का तय नहीं कर पाई थी वो। उधर नेहा और अर्नव की भी बातें मुलाकातें चालू थी। अर्नव नेहा का साथ पसंद करता था, अब ये प्यार था या सिर्फ आकर्षण, ये अर्नव अब तक नहीं समझ पाया था। नेहा को भी अर्नव का साथ अच्छा लगता था और से अब वो श्योर थी कि उसे अर्नव से प्यार हो गया था। ठीक उसी समय उसे उसकी कंपनी ने 3 महीने की ट्रेनिंग पर बेंगलोर भेजने का डिसाइड किया। तुम 3 महीने के लिए बेंगलोर जा रही हो? अर्नव ने जैसे ही सुना एकदम से उछल पड़ा। हाँ, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग है, उसके लिए जाना है और उसके बाद फिर मुझे प्रमोशन और अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा, नेहा ने कहा। अरे यार, पर ऐसे कैसे? 3 महीने तक कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? अब तो आदत सी हो गई है तुमसे रोज मिलने और बात करने की, अर्नव ने कहा। 3 महीने बस यूं ही निकल जाएंगे, लौट के आकर फिर तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है मुझे, नेहा ने कहा। ठीक है, फिर तो मैं इंतजार करूंगा, और हाँ, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। लौट के आने के बाद पूरा एक दिन तुम मुझे दोगी, समझी? अर्नव ने कहा। ठीक है आर्यन, प्रॉमिस करती हूं, नेहा बोली और फिर शाम की फ्लाइट से बेंगलोर निकल गई। लौट के आकर तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। तुम्हें अपने दिल की बात कहूंगी आर्यन, फिर तुम्हारा जो भी डिसीजन हो, नेहा ने मन ही मन सोचा। अब बहुत हुआ। अब तो मन बेचैन है, तुम वापस आ जाओ, फिर एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे साथ एक रोमांटिक डेट पर जाना है। जब से तुम मिली हो किसी और लड़की की तरफ देखने का दिल ही नहीं करता, अर्नव बोला। आनंद का रूम, रात का समय। अच्छा नंदू, तुम तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हो और गिटार भी बजाती हो, कभी कुछ सुनाओ ना मुझे भी, आनंद ने कहा। मैं तो आपको सुना चुकी हूं, पर मैंने आपके रूम में वायलिन देखा है। आप मुझे सिखाओ ना प्लीज, नंदिता ने कहा। ठीक है आओ, आनंद बोला और सोफे पर वायलिन लेकर आ बैठा। नंदिता उसके सामने बैठ गई। सामने नहीं, इधर आओ, आनंद ने कहा और नंदिता को अपने करीब कर लिया। नंदिता की पीठ आनंद के सीने से लगी हुई थी और आनंद ने अपने दोनों हाथों को आगे करके वायलिन को नंदिता के सीने से लगाकर पकड़ रखा था। उस पर नंदिता का हाथ रखा और उसके ऊपर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस कराने लगा। नंदिता ध्यान से बजा रही थी। आनंद का चेहरा इस समय नंदिता के कंधे पर था और दोनों बेहद करीब थे। आनंद धीरे धीरे नंदिता वायलिन बजाना सिखा रहा था, तो वहीं नंदिता आनंद के यूं करीब आने के कारण बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी और उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। आनंद की गर्म सांसें उसकी गर्दन और उसके गाल को छू रही थी, जो कि नंदिता को मदहोश कर रही थी। जब आनंद को इस बात का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह उसके थोड़ा और करीब आ गया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। प्यार हुआ चुपके से डॉट। ये क्या हुआ चुपके से? प्यार हुआ। नंदिता उसकी करीबी में खोई उसके बताए अनुसार धीरे धीरे सीख रही थी। 10 से 15 मिनट का समय यूं ही निकल गया, फिर आनंद ने उसके हाथ से वायलिन लिया और धीरे से उसके गाल पर किस कर दिया। नंदिता जहां थी वहीं फ्रिज हो गई। उसे यूं देख आनंद के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई और आनंद ने उसे वापस से पीछे से बाहों में लेकर उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया। नंदिता की आंखें एक पल को बंद हुई और उसने गर्दन घुमाकर आनंद की तरफ देखा, तो इस समय उसके होंठ आनंद के लबों के बेहद करीब आ गए। आनंद भी उसके यूं इतने करीब होने से मदहोश होने लगा था। नंदू हटने लगी कि तभी आनंद ने उसके गाल से हाथ लगाया। नंदू की आंखें बंद हो गई और दिल की धड़कन की रफ्तार अनियंत्रित हो उठी।
आनंद ने उसके चेहरे को अपने हाथों के बीच में ले लिया और हौले से उसके माथे को चूमा तो नंदिता ने आंखें खोलकर आनंद की तरफ देखा। सिर्फ जरा सा करीब किया है और तुम्हारी हालत खराब हो गई है। चेहरा लाल हो रहा है और दिल इतना जोर से धड़क रहा है। अभी तो जल्दी ही इन नाजुक लबों को जी भर चूमने का इरादा है मेरा मिसेज नंदिता आनंद राठौर। तब तुम्हारी क्या हालत होगी? आनंद ने कहा तो नंदिता ने गर्दन झुका ली पर उसके चेहरे की लालिमा और बढ़ गई। आनंद ने हाथ आगे कर उसे अपने सीने से लगा लिया। और जब हम दो से एक होंगे, एक पूर्ण समर्पण और प्यार से भरी खूबसूरत रात होगी। लेकिन उस समय तुमको यूं शर्माने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि बहुत खास होगा वह पल जब हम दोनों करीब होंगे, आनंद ने कहा। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही उसके सीने से चुपचाप लगी रही। चलो अब शर्माना छोड़ो, एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी पिला दो मुझे वरना अभी मेरा मूड किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, आनंद ने कहा तो नंदिता ने नजर उठा उसकी तरफ देखा। आनंद को शरारत से मुस्कुराते देखा तो नंदिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसको यूं जल्दी से निकलता देख आनंद खिलखिला उठा। शी इज सो क्यूट एंड इनोसेंट एंड आई लव हर। आई रियली लव हर। जरा सा इसके करीब क्या गया, कितनी ज्यादा शर्मा गई थी और एक अंजलि ना जाने किस किस के साथ क्या क्या, कहते कहते आनंद रुक गया। कितना भी तय करूं कि उसके बारे में नहीं सोचूंगा पर अक्सर ही याद आ जाती है वो और उसका धोखा। और फिर नंदू से उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। फिर मैं क्यों बेवजह ही तुलना करने लगता हूं? कहाँ मेरी नंदू और कहाँ अंजलि, आनंद खुद से बोला। थैंक गॉड भगवान ने बचा लिया और दादी माँ ने भी, वरना उसके साथ तो जिंदगी पता नहीं कैसी होती। नंदू ने जिंदगी में आकर एक सुकून ला दिया है और अब लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो गई है जिसे मुझे और खूबसूरत बनाना है अपने और नंदू के प्यार से, आनंद खुद से ही बोला और फिर बाहर बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गया। अब ठंडक काफी कम हो गई थी तो वहां बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में नंदिता कॉफी लेकर आ गई और उसने मग आनंद को पकड़ा दिया। तुम अपने लिए क्यों नहीं लेकर आती हो? आनंद ने कहा। मेरा मन नहीं था आनंद नंदू बोली। आनंद ने 2 घूंट कॉफी पी और फिर मग नंदू को दे दिया। लो आओ मेरे साथ ही शेयर कर लो, आनंद बोला तो नंदिता ने 1 घूंट पिया और फिर आनंद को दे दिया। ऐसे करके दोनों ने पूरी कॉफी खत्म की और फिर वही बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर दोनों शांति से बैठे रहे, फिर आनंद को महसूस हुआ कि नंदिता कोई बात नहीं कर रही तो उसने नंदिता की तरफ देखा तो पाया कि वह सो गई है। आनंद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया और फिर उसे धीरे से उठाकर बेड पर लिटा दिया। जैसे ही हटा देखा कि नंदू की आंख खुल गई है। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे पता ही नहीं चला कि कब सो गई है और आपको उठाना पड़ा, नंदू बोली। हक है तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर, इसलिए हर बात के लिए सॉरी और थैंक यू की जरूरत नहीं। आनंद बोला और दूसरी तरफ लेट गया। आज आनंद ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि नंदू को उसके कंधे पर आने का इशारा किया। नंदिता ने उसकी आंखों में एक बार देखा फिर धीरे से उसके कंधे पर सिर रख लिया। सुबह जब नंदिता की नींद खुली तो उसका ध्यान गया कि वह आनंद के कंधे पर सो रही है और आनंद का एक हाथ उसकी कमर में लिपटा हुआ है। आनंद और वो बेहद करीब थे। नंदिता को इस पल अजीब सी खुशी और सुकून महसूस हुआ। आनंद का यूं धीरे धीरे उसके करीब आना और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना नंदिता को खुशी दे रहा था। उसने धीमे से आनंद का हाथ हटाया और फिर थोड़ा सा दूर हटकर उसे देखा। आनंद भी गहरी नींद में था। नंदिता ने धीरे से झुककर उसके गाल को हौले से किस किया और जल्दी से उठकर जाने लगी कि तभी आनंद ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से खुद के ऊपर कर लिया। नंदिता का दिल जोरों से धड़क उठा और उसने आनंद की तरफ पलकें उठाकर देखा। आनंद ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर पीछे किया और उसकी आंखों में देखा। किसी के ऊपर जब प्यार आए तो उसे प्यार कर लेना चाहिए और उसके लिए इतना सोचने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आनंद बोला तो नंदू ने एक नज़र उसे देख नज़र झुका ली। मैं तुम्हारा हूं नंदू, सिर्फ तुम्हारा, और तुम्हारा पूरा पूरा हक है मुझ पर, समझी? आनंद ने अपनी गहरी आंखों से नंदिता को देखकर कहा तो नंदिता का चेहरा वापस से गुलाबी हो गया। मैं जाऊं? नंदू धीरे से बोली। अगर न बोलूं तो आनंद ने कहा। प्लीज, नंदू फिर बोली। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया।
नंदू ने आनंद को देखा और जल्दी से हाथ छुड़ाकर बाथरूम में भाग गई। बस अब जल्दी ही एक रोमांटिक डेट प्लान करके तुमसे अपने प्यार का इजहार करना है। ये दूरी अब बस जल्दी ही खत्म करके तुमको खुद के प्यार में डुबोना है और तुम्हारे प्यार में खोना है, आनंद खुद से बोला। कुछ दिन बाद रूबी और मिताली के दोस्तों ने क्लब में पार्टी रखी थी और उन दोनों को इनवाइट किया था। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी जाने में क्योंकि मम्मी को पता है कि यह सब चीज़ें नॉर्मल है और वैसे भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे तो मैं तो चली जाऊंगी पर तू कैसे आएगी, मिताली बोली। मम्मी मुझे नहीं आने देंगी सच बोल रही हूँ। तू अकेली चली जाना रूबी बोली। अच्छा लगता है क्या ऐसे? उन लोगों ने हम दोनों को बुलाया है और तू नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, मिताली उदास हो गई। चली जाती है ना? मैंने मम्मी से पूछा तो तेरा भी मुश्किल हो जाएगा फालतू का बखेड़ा खड़ा कर देंगी, रूबी बोली। तो हम चुपचाप चले जाएंगे किसी को मत बताओ। आ जाएंगे जल्दी, मिताली बोली। ठीक है मैं मम्मी से भी परमिशन ले लेती हूँ और तू चुपचाप चलना। बताना ही मत बुआ जी को, वह सोचेगी कि तू सो रही है। मिताली ने कहा तो रूबी ने उसकी बात मान ली। ठीक है हम साथ चलेंगे वो भी चुपचाप, यह सही रहेगा, रूबी बोली और दोनों ने रात को पार्टी में जाने का प्लान कर लिया। मिताली ने रूपाली से इस बारे में बात कर ली और रूपाली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बस उसने समझा दिया था कि समय से घर आ जाएं और कुछ भी ऐसा वैसा ना करें जिससे कि प्रॉब्लम हो। ठीक है मम्मी मैं ध्यान रखूंगी, मिताली बोली। और मम्मी मैं रूबी को भी ले जा रही हूं पर बुआ जी से नहीं पूछा है, फालतू में फिर वह हंगामा खड़ा करती है, आप प्लीज संभाल लेना, मिताली बोली। ठीक है ले जाओ, अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो मैं बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता, रूपाली बोली। ठीक है मम्मी, मिताली ने कहा। रात को 10 बजे सबके कमरों में जाने के बाद रूबी और मिताली पीछे के दरवाजे से बाहर निकली। उन्होंने कैब बुला ली थी और जाकर उसमें बैठ गई। शिवांश अपनी खिड़की पर खड़ा था, उसने जब उन दोनों को इतनी रात को जाते देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा और वह भी बाहर निकल गया और उसने ऑटो ले लिया और उनके पीछे जाने लगा, पर भीड़ में वह कहाँ ओझल हो गई उसे कुछ समझ नहीं आया। परेशान होकर उसने तुरंत नितिन को कॉल लगाया। हाँ शिवांश बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें वापस जाना है अपने घर? याददाश्त वापस आ गई तुम्हारी? नितिन बोला। प्लीज इंस्पेक्टर साहब आप मजाक मत कीजिए, आप और भैया पहले से ही सब जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप मेरे बारे में भी जानते हो। मैं जानता हूं सब, शिवांश बोला। ठीक है तो फिर आज पुलिस की कैसे जरूरत पड़ गई तुमको? नितिन ने कहा। रूबी और मिताली अभी अभी घर से छिपकर निकली है और ना जाने कहाँ गई है। किसी को बता नहीं सकता, दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। मेरी आंखों से ओझल हो गई, अब आप पुलिस हो तो पता कर लो, मुझे इस तरीके से उनका चुपके से रात में जाना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उनके पीछे आया था पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं उन्हें, इसलिए आपकी हेल्प चाहिए, शिवांश ने कहा। ठीक है मैं कोशिश करता हूं, आनंद ने मुझे मिताली का नंबर दिया हुआ है इसलिए मैं कोशिश करता हूं ट्रेस करने की, नितिन बोला और थोड़ी देर में ही उसने पता कर लिया और शिवांश को कॉल किया। वह दोनों रेड डायमंड नाइट क्लब में है। मिताली के फोन की लोकेशन वही शो हो रही है, नितिन ने कहा। ठीक है मैं वहां जाता हूं और उन लोगों को देखता हूं और घर वापस लाता हूं, इस तरीके से चोरी छुपे जाना ठीक नहीं है, शिवांश बोला। ठीक है तुम पहुंचो मैं भी आता हूं, इस क्लब की इमेज कुछ ठीक नहीं, नितिन बोला। ठीक है आप आ जाओ, शिवांश बोला और ऑटो रेड डायमंड नाइट क्लब की तरफ ले लिया। रूबी मिताली पार्टी में पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि इस पार्टी में ड्रग्स भी चल रहा है और उनके दो बदमाश दोस्तों ने उनकी सॉफ्ट ड्रिंक में भी ड्रग्स डाल दी है। रूबी ने एक घूंट पीकर छोड़ दी जबकि मिताली पूरा पी गई और उसी के साथ उस पर नशा चढ़ने लगा। यह क्या हो रहा है रूबी? ऐसा लग रहा है कि मैं चल नहीं पा रही हूं, मिताली बोली। कुछ तो गड़बड़ है, शायद ड्रिंक में। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो हमें चलना चाहिए, रूबी बोली और मिताली को पकड़ बाहर निकलने लगी कि तभी वहां पर खड़े उन दोनों लड़कों ने उन्हें घेर लिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कहाँ जाने लगी तुम दोनों? एक लड़का बोला। जाने दो हमें, मिताली की तबीयत ठीक नहीं है। हमें घर जाना है, रूबी बोली। अरे अभी तो एंजॉय करो ना।
लो एक ड्रिंक और लो। उस लड़के ने एक ड्रिंक उन्हें जबरदस्ती देते हुए कहा। कहा ना आने जाने दो। नहीं पीनी हमें, रूबी बोली और आगे बढ़ी। उस लड़के ने पीछे से उसकी ड्रेस पकड़ ली और एक झटके से खींच दी। ड्रेस पीठ से पूरी फट गई। रूबी ने पलटकर देखा तो वह दोनों शरारत से मुस्कुरा उठे। चल मिताली जल्दी से यहां से डॉट, रूबी बोली और मिताली का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी पर उन दोनों ने उनका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, एक लड़का बोला। प्लीज हमें जाने दो, रूबी और मिताली ने एक साथ कहा। बस एक रात फिर चली जाना। एक बार जरा तुम्हारे साथ, लड़का अभी बोला ही था कि। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ रूबी ने जड़ दिया। हट साली तेरा तो मैं, वो लड़का बोला और जैसे ही हाथ उठाया किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवांश भैया, रूबी बोली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? शिवांश बोला और एक जोरदार पंच उसे मारा। तब तक नितिन भी आ गया था। मिताली अब गिरने लगी थी। नितिन ने उसे संभाला। पुलिस, नितिन ने अपना कार्ड दिखाया तो दोनों भाग खड़े हुए। उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? शिवांश बोला। ये दोनों भी लपेटी जाएगी। ड्रग्स ले रखा है। नितिन ने मिताली की हालत देख के कहा। सॉरी भैया डॉट, रूबी ने गुस्से से लाल शिवांश के चेहरे को देख के कहा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी को पता चला तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। शिवांश बोला। तभी नजर रूबी की खुली पीठ पर गई तो शिवांश ने अपनी शर्ट उतार उसे पहना दी। चलो तुम लोगों को छोड़ देता हूं, नितिन बोला और उन लोगों को लेकर निकल गया। साथ ही उसने आनंद को भी मैसेज कर दिया। उधर घर पर अरुणा रूबी के कमरे में आई। ब्लैंकेट के अंदर तकिए लगाकर रूबी गई हुई थी तो वहां कोई नहीं था। लगता है सो गई, अरुणा बोली और वापस जाने लगी। तभी उसे कुछ अजीब लगा तो उसने पलट के आकर ब्लैंकेट हटा दिया। उसके नीचे पिलो लगे देख अरुणा का दिमाग घूम गया। वह तुरंत मिताली के कमरे में गई। मिताली भी वहां नहीं थी। अरुणा बेहद परेशान हो गई और इधर उधर सब जगह रूबी को ढूंढना शुरू किया। जब रूबी कहीं नहीं मिली तो अरुणा नीचे आई और उसने रूपाली को आवाज लगाई। रूपाली, रूपाली डॉट, बाहर आओ, अरुणा ने जोर जोर से आवाज लगाई। क्या हुआ दीदी डॉट? क्यों चिल्ला रही हो इतनी रात को? रूपाली अपने कमरे से निकलकर आई। तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी दोनों घर में नहीं है, अरुणा बोली। हो गया कांड, रूपाली बुदबुदाई। और मैं जानती हूं मेरी रूबी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर मिताली ही उसे अपने साथ लेकर गई होगी, अरुणा बोली। आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए थे। आनंद भी बाहर आ जाता है और वह अरुणा को समझाना चाहता था पर अरुणा ने मौका ही नहीं दिया। इसीलिए कहती थी हमेशा कि मिताली को रूबी से दूर रखो। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को भी बिगाड़ दिया। रात के 11:30 बज रहे हैं, दोनों ही घर पर नहीं है और किसी को कुछ नहीं पता, अरुणा बोली। अगर आपको मुझसे मेरी बेटी से और इस घर से इतनी ही प्रॉब्लम है तो चली जाइए अपने घर। गाजियाबाद, रूपाली को भी गुस्सा आ गया। रूपाली अपनी हद में रहो, अमृत बोले। तो आप अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? इतनी ही संस्कारी है तो क्यों पति का घर छोड़कर मायके में बैठी है? अब अगर इनको अपनी बेटी को विक्रांत ठाकुर के परिवार जैसा रखना है तो वही जाएं डॉट। यहां जैसे बच्चे रहते हैं, इनकी ठाकुर परिवार की इज्जत खराब होती है, रूपाली बोली। अरुणा को रूपाली की बात दिल में चुभ गई। चली जाऊंगी पर ये कोई संस्कार नहीं जो तुम्हारी बेटी मिताली को तुम दे रही हो। रात को गायब है और वो भी बिना बताए। मुझे पता है कि मेरी बेटी पार्टी में गई है। मुझसे पूछ के गई है, आपका आप जानो। आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा रिश्ता रखा ही नहीं है कि वो आपको कुछ बताए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रूपाली बोली। क्या मिताली बाहर गई है यह बात तुम्हें पता है? अमृत ने कहा। हाँ तो मुझे पूछ कर गई है, दोस्त की बर्थडे पार्टी में। अब इनकी बेटी ने इनसे नहीं पूछा तो उसने मेरी तो कोई गलती नहीं है, रूपाली बोली। बुआ जी आप मेरी बात सुनिए, आनंद ने कहना चाहा कि तभी सबकी नज़र दरवाजे पर खड़े शिवांश और रूबी पर गई और उनके थोड़ा पीछे नितिन और मिताली भी थे पर उन पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया था।
लो आ गई आपकी संस्कारी बेटी रूबी। अब इसी से पूछ लीजिए कहाँ गई थी, और खबरदार जो आइंदा मुझ पर या मेरी बेटी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया। आप बेशर्म हो जो यहाँ टिकी हो, पर मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, रूपाली गुस्से से बोली। रूपाली शांत हो जाओ, संध्या बोली। नहीं भाभी अब नहीं। बहुत सुन ली इनकी बेवजह की बातें। अब ये एक बार भी बोली तो मैं निकल जाऊंगी घर से। फिर बैठी रही ये यहाँ कुंडली मार के, रूपाली ने कहा। बस रूपाली, अमृत गुस्से से बोले तो रूपाली चुप हो गई। अरुणा का ध्यान शिवांश और रूबी पर गया। रूबी को पकड़कर खड़े शिवांश के शरीर पर इस समय सिर्फ वेस्ट थी और उसकी शर्ट रूबी के शरीर पर देख अरुणा का दिमाग झन्ना गया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसने शिवांश के गाल पर जड़ दिया। सब लोग शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगे। मम्मी, रूबी बोली। क्या है ये? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? कहाँ लेकर गया था इसको? दिखा दी ना तूने अपनी औकात। मुझे पहले से ही शक था कि जरूर तेरा यहां आने का मकसद कुछ और ही है, अरुणा ने गुस्से से शिवांश को झिंझोड़ते हुए कहा। मम्मी प्लीज शांत हो जाओ, भैया की कोई गलती नहीं है, रूबी बोली। खबरदार जो इसे भैया बोली। यूं कहने भर से कोई भाई नहीं बन जाता। अगर ऐसा ही भाई था तो नजर न होती इसकी तुम पर। और तुझे देख समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है तेरा इस मुंह बोले भाई के साथ, अरुणा ने गुस्से से कहा तो शिवांश की आंखें भर आई। बस मम्मी, आज आपने हद कर दी। कुछ तो सोचो बोलने से पहले। और यह मुंह बोला भाई नहीं है मम्मी, रूबी लाल आंखों के साथ बोली। अरुणा और बाकी लोगों ने उसकी तरफ देखा। मेरे सगे भैया है ये, रूबी बोली। अच्छा तेरे सगे भैया है और मुझे ही नहीं पता है, अरुणा ने कहा। रूबी, शिवांश बोला। आई नो एवरीथिंग भैया, रूबी ने शिवांश का हाथ थामकर कहा। अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुम दोनों यह बहन भाई का ढोंग रचना बंद करो। क्या चल रहा है तुम दोनों का? अरुणा अब आपा खो बैठी। मम्मी प्लीज, रूबी गुस्से से चीखी तो सबने उसकी तरफ देखा। आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आज अगर मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूं तो भैया की वजह से खड़ी हूं। उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे बचाया है, समझी आप? और आप जो बोल रही हैं मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, रूबी ने गुस्से से कहा। रूबी शांत हो जा, हम बैठकर बात करते हैं, आनंद बोला। नंदू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खामोशी से खड़ी बस देख रही थी। पर शक करने की भी एक हद होती है मम्मी। ये भैया है मेरे और मुंह बोले भैया नहीं है, मेरे सगे भैया है। खून का रिश्ता है हमारा, रूबी ने कहा तो आनंद ने गहरी सांस ली। क्या खून का रिश्ता? अरुणा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, खून का रिश्ता है, क्योंकि यह ठाकुर विक्रांत सिंह के बेटे हैं। और आपको भी पता होगा कि ठाकुर विक्रांत सिंह कौन है। यहां रहते रहते आप अपने पति को भूली तो नहीं होंगी न? रूबी बोली तो अरुणा की आंखें फैल गई। मेरे पापा है वो। पहले आपने मुझे नहीं बताया पर मैं अब सब जान चुकी हूं, रूबी ने कहा तो अरुणा को लगा मानो उसके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो, तो वही बाकी लोग भी शॉक्ड कर देख रहे थे। क्या ठाकुर साहब का बेटा? सूरज बोले। हाँ पापा, रूबी सही कह रही है, शिवांश फूफा जी का ही बेटा है, इसलिए मैंने इसे घर में रहने की इजाजत दी थी, आनंद बोला। पर इस तरह से, अमृत बोले। बुआ जी के मन से नाराजगी निकालना चाहता था और चाहता था कि उनका परिवार फिर से एक हो जाए, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका साथ दिया, आनंद ने कहा। तभी अरुणा ने तालियां बजाई तो सबने उसकी तरफ देखा। वाह, जो खुद मेरी बर्बादी का कारण है वह आज मेरा घर आबाद करने के लिए आया है, अरुणा ने कहा तो शिवांश ने भरी आंखों से उनको देखा। ढोंग रचाना तो कोई तुमसे सीखे, अरुणा ने कहा। मम्मी मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, शिवांश बोला। खबरदार जो मुझे मम्मी कहा। मुझसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। धोखेबाजी छल कपट तो तुम्हारे खून में ही है। अपनी मां पर ही तो गए हो तुम। उसने भी मुझसे सारी खुशियां छीन ली और तुम यहां पर भी आ गए इस परिवार से मेरी खुशियां और मेरा सुकून छीनने। यहां तक कि मेरी बेटी रूबी को भी,
अरुणा बोली तो रूबी ने उनकी तरफ देखा। और आज जिसे तू भाई कह रही है, खून का रिश्ता बता रही है, तेरा उसके हाथ खून का रिश्ता है पर सगा नहीं सौतेला रिश्ता है। अरुणा बोली तो रूबी ने आंखें फाड़ के उन्हें देखा। यह तेरे बाप की रखेल की औलाद है। अरुणा बोली तो शिवांश ने आंखें बंद कर ली और आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। खबरदार, जो एक शब्द भी एक और कहा अरुणा तो डॉट। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई है तो सब ने बाहर की तरफ देखा। पापा, शिवांश के मुंह से निकला। ठाकुर साहब डॉट। शोभना, सूरज और अमृत के मुंह से एक साथ निकला। जिसकी आंखों पर गुस्से और नफरत की पट्टी बंधी हो वो कभी नहीं समझ सकता कुछ। ठाकुर साहब बोले तो अरुणा की आंखें भर आई। आपको समझा समझा के हम थक गए। आपको बात समझ नहीं आई क्योंकि आप कभी समझना ही नहीं चाहती थी अरुणा। कितनी बार कहे हम आपसे कि जैसा आपने सोचा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर जो नहीं समझना चाहता उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बार बार आपने हमारा मजाक बनाया है और हमें जलील किया है और आज आपने इसे भी नहीं छोड़ा जो यहां आपको मनाने के लिए आया था। विक्रांत बोले। आपको समझा समझा के हम थक गए। आपको बात समझ नहीं आई क्योंकि आप कभी समझना ही नहीं चाहती थी अरुणा। कितनी बार कहे हम आपसे कि जैसा आपने सोचा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर जो नहीं समझना चाहता उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बार बार आपने हमारा मजाक बनाया है और हमें जलील किया है और आज आपने इसे भी नहीं छोड़ा जो यहां आपको मनाने के लिए आया था। विक्रांत बोले। पापा, वो मैं। शिवांश ने कहना चाहा तो ठाकुर साहब ने हाथ आगे कर दिया। आपसे हम बाद में बात करेंगे शिवा। आप अब इतने बड़े हो गए कि निर्णय खुद लेने लगे हैं और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह तो हमें पता चल गया कि आप ऑस्ट्रेलिया से आ गए हो तो हमने पता लगाने की कोशिश की और हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। ठाकुर साहब बोले। मिताली, तभी मिताली धड़ाम से गिरी तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया। नितिन की पकड़ ढीली हुई तो मिताली खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई। मिताली, रूपाली उसकी तरफ दौड़ी। खुद की औलाद को देख लो रूपाली। मैंने तो ठाकुर साहब से अलग रहकर भी उनकी बेटी को ठाकुर खानदान के संस्कार दे दिए और तुम्हारी बेटी नशे में झूम रही है। अरुणा बोली तो रूपाली अपमान का घूंट पीकर रह गई और निमेश की मदद से मिताली को कमरे में ले गई। चलिए हमारे साथ शिवांश। जिस घर में हमारी और आपकी इज्जत नहीं वहां रुककर क्या काम। विक्रांत बोले। पर पापा मम्मी, शिवांश बोला। क्यों बार बार उन्हें मम्मी बोलते हो डॉट। वह तुम्हारी मां नहीं है। जब वह नहीं स्वीकार कर रही है तो क्यों ये जिद। जिसने मुझे नहीं स्वीकार किया वह तुम्हें क्या स्वीकार करेगी। और कितना बेइज्जत होना बाकी है जो आप यहां चले आए। ठाकुर साहब बोले। मुझसे नहीं रहा जा रहा था पापा डॉट। मुझे मम्मी के पास आना था, अपनी बहन को देखना था। शिवांश बोला। बहन? रूबी? ठाकुर साहब बोले तो शिवांश ने रूबी की तरह उंगली की। हमारी बच्ची। ठाकुर साहब की आंखें भर आई और उन्होंने एक हाथ आगे किया। रूबी ने शिवांश की तरफ देखा। जाओ, पापा है हमारे। शिवांश बोला तो रूबी विक्रांत के गले लग गई और सिसक उठी। विक्रांत में रूबी के सिर पर हाथ रखकर सहलाया। इस बात के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे अरुणा कि आपने हमसे हमारी बच्ची को दूर कर दिया। विक्रांत गुस्से से बोले तो अरुणा ने भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। और आप आज हम अपने बेटे के साथ अपनी बेटी को भी ले जा रहे हैं। आपका अधिकार था कि आप एक छोटी बच्ची को हमारे पास नहीं छोड़ सकती थी, तो हमने भी आपकी इच्छा का मान रखा, वरना कानूनी तौर पर अगर हम चाहते हैं तो तभी रूबी को ले जा सकते थे, लेकिन हम जानते थे कि बच्चे को मां की ज्यादा जरूरत होती है। पर अब हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है कि आपके बिना रह सकती है। आज हम शिवांश के साथ साथ रूबी को भी ले जा रहे हैं। विक्रांत बोले। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। रूबी कहीं नहीं जाएगी, वह मेरी बेटी है, वह मेरे साथ ही रहेगी। अरुणा ने कहा। आपकी बेटी है इसीलिए आपके साथ इतने दिनों तक रहने दिया, पर हमारा अधिकार भी है इन पर। हम पिता है उसके और अब हम अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हैं। विक्रांत ने कहा। नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। अरुणा बोली। आप जो चाहे वह कर सकती हैं और हमें कुछ भी करने के लिए मनाही है। यह आपका दोगला व्यवहार तो ठीक नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम बैठकर बात करते हैं।
विक्रांत बेटा प्लीज, शोभना ने कहा। नहीं मां, जाने दीजिए। वादा किया था अपनी ठाकुराइन से कि इस घर की चौखट नहीं पार करेंगे, विक्रांत बोले तो अरुणा ने भरी आंखों से उन्हें देखा। मां कहते हो तो एक बार अपनी मां के कहने पर आज रात रुक जाओ। हम सुबह बैठकर इस मामले में चर्चा करेंगे और जो सही होगा वही करेंगे और आप बिल्कुल विश्वास रखिए। भले अरुणा हमारी बेटी है पर आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देंगे, शोभना ने कहा। ठीक है मां, हम आउट हाउस में रुक जाते हैं। सुबह होते ही अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे, विक्रांत बोले। सूरज, अमृत, जाओ ठाकुर साहब के रुकने का इंतजाम ठीक से आउट हाउस में कर दो, शोभना बोली। आइए ठाकुर साहब, सूरज बोले और उन्हें लेकर बाहर निकल गए। गार्डन में उनके घर का आउट हाउस बना हुआ था जहां पर उन्होंने सारा इंतजाम करके ठाकुर साहब को ठहरा दिया। अमृत वहां से निकल गए और सूरज उनके पास ही बैठ गए। बहुत कुछ बदल गया ठाकुर साहब, जो नहीं होना था वह हो गया। हमने अरुणा को बहुत समझाया, सूरज बोले। जब इंसान समझना ही ना चाहे तो क्या किया जा सकता है। हमने अपना सच आप सबको बता दिया था और उसके बावजूद भी अरुणा ने ना ही हमारी बात का विश्वास किया और ना ही रिश्ते का मान रखा, विक्रांत बोले। हमने भी अरुणा को समझाने की बहुत कोशिश की पर वह नाराज थी। लेकिन आपसे भी शिकायत है, एक बार आपको तो आना चाहिए था उसे लेने के लिए, सूरज बोले। सच बोले तो आना चाहते थे पर उन्होंने कसम दी थी हमें खुद की और हमारी बच्ची की कि हम उनके पीछे उन्हें लेने नहीं आएंगे और उस चौखट के अंदर कदम नहीं रखेंगे, तो हम कैसे आ जाते। खुद ही कसम देकर खुद ही भूल जाना उनकी पुरानी आदत है, विक्रांत ने दुखी होकर कहा। सूरज खामोश रहे। आज भी हम उन्हें लेने नहीं आए, सिर्फ अपने बच्चों को लेने आए हैं और उन्हें लेकर चले जाएंगे। उन्होंने खुद घर छोड़ा था और वापस भी उन्हें खुद ही आना होगा। अगर वह अपनी जिद की पक्की है तो हम भी ठाकुर विक्रांत सिंह है, विक्रांत बोले। गुस्सा थूक दीजिए ठाकुर साहब। इस गुस्से के कारण सालों बीत गए। मैंने तो कितनी बार आपसे मिलकर भी बात की और आपको यहां आने के लिए कहा पर आप नहीं माने। मैंने अरुणा को भी बहुत समझाया पर वह भी जाने को तैयार नहीं हुई, सूरज बोले। कभी कभी नाराजगी में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि यह भी नहीं सोचता कि इस समय अपनी ही गृहस्थी बर्बाद कर रहा है। यहां रहकर अरुणा को क्या हासिल हुआ। उल्टी सीधी बातें सुनना और कहीं ना कहीं इस घर के लोगों को भी उनका यहां रहना बोझ लगता है, विक्रांत बोले। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सूरज बोले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सूरज भैया। आप और अमृत उनके भाई हो पर रूपाली भाभी की बातें अभी मैंने सुनी। मैं आ गया था बाहर खड़ा होकर सिर्फ सुन रहा था कि आखिर चल क्या रहा है यहां पर। न जाने लड़कियों को कब समझ में आएगा कि अपने घर में इज्जत के साथ रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब घर में भाभी आ जाती हैं तो आपका अधिकार खुद ब खुद खत्म हो जाता है, विक्रांत बोले। सूरज ने गहरी सांस ली। आप आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे, आपको भी थकान हो रही होगी। और आप प्लीज परेशान मत होइए, जो होगा सही होगा। हम सब जानते हैं और सब समझते हैं और आपकी परिस्थिति भी और अरुणा की नाराजगी भी, सूरज बोले। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर पर लेट गए। सूरज बाहर निकल गए। क्यों नहीं आपको हम पर विश्वास? आपके अविश्वास ने जिंदगी को क्या से क्या कर दिया है और आज भी आप उसी जिद पर अड़ी हुई है, विक्रांत ने आंखें बंद करके कहा। वही अरुणा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी आउट हाउस को देख रही थी। आज भी आपने यह नहीं कहा कि आप मुझे लेने आए हैं ठाकुर साहब। सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है आपको और अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे। गलती भी आप करो और नाराजगी भी आप दिखाओ, सजा सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले, ऐसा क्यों? अरुणा बोली कि तभी आनंद ने उसके दरवाजे पर नोक किया। आनंद बेटा, अरुणा ने कहा। बुआ जी आपसे कुछ बात करनी थी, आनंद बोला। बोलो, अब तुम्हें भी कुछ सुनाना हो तो सुना दो। आखिर सब लोगों को मैं ही गलत लगती हूं ना, अरुणा बोली। मुझे आपको कुछ भी कहने का या सुनाने का अधिकार नहीं है, बस एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो फूफाजी ने यह सच्चाई आपको कई बार बताई है पर आपको विश्वास नहीं हुआ, पर शायद शिवांश की मां अगर यह सच्चाई आपको बताए तो आपको विश्वास हो जाए, आनंद बोला। शिवांश की मां इस दुनिया में नहीं है, यह बात तुम्हें भी पता है, अरुणा बोली।
पर उनकी लिखी डायरी है जो जिसे पढ़कर ही शिवांश यहाँ आया था आपको मनाने के लिए और उसने वो डायरी मुझे दी थी। उसने तो कहा था कि किसी को ना दे पर मैं चाहता हूं कि आप ये डायरी पढ़ो और एक एक सच को जानो। आपको भले फूफाजी पर विश्वास नहीं हो पर आपको उस औरत पर तो विश्वास होना चाहिए जिसने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए यह डायरी लिखी है, आनंद बोला और डायरी रख के बाहर निकल गया। आउट हाउस में ठाकुर साहब को नींद नहीं आ रही थी। मन बेचैन हो रहा था तो वह उठकर खिड़की के पास आ गए। नजर उठाकर सामने देखा तो अपनी खिड़की पर खड़ी अरुणा दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चेहरे पर अजीब से भाव आए। प्यार जो कि दोनों के बीच में बेहद गहरा था, ना जाने कब प्यार के बीच नाराजगी, शक और नफरत आ गई और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। यह दर्द ठाकुर साहब के चेहरे पर उभर आया जिसे अरुणा चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाई। ठाकुर साहब ने सामने की तरफ देख गहरी सांस ली और वापस जाकर बिस्तर पर लेट गए। दिल बेचैन हो उठा था और आंखों के आगे सालों पहले का समय आ गया जब वो अमेरिका से पढ़ाई करके वापस इंडिया आए थे। ठीक उसी समय उनके बचपन की दोस्त और उनके पिताजी की दोस्त की बेटी तारा भी ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्टडी पूरी करके ठाकुर हवेली आई थी। उधर अरुणा ने खिड़की बंद की और बेड पर आकर बैठ गई। नजर सामने रखी डायरी पर गई जिसे कि आनंद रखकर गया था। क्यों मानूं मैं किसी भी बात को सच? क्यों मानूं मैं उस औरत की बात को सच जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? अरुणा खुद से ही बोली पर तभी कानों में आनंद के कहे शब्द गूंज उठे। आपको फूफा जी पर विश्वास हो ना हो पर एक बार इस डायरी को पढ़िए और उस औरत की बात पर तो विश्वास कीजिए जिसने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए यह डायरी लिखी है। अरुणा ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से वो डायरी उठा ली और पहला पन्ना पढ़ा। हेलो डियर, मैं तारा और यह मेरी प्यारी डायरी। मेरी दोस्त, मेरी हमराज। हमराज इसलिए क्योंकि अपने दिल की बात कहने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। अपनी गलतियां बताने के लिए, अपनी खुशी बताने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए, और मेरे पास तो कोई नहीं है। मम्मी पापा का उस एक्सीडेंट में देहांत क्या हुआ, जिंदगी बदल गई। वह तो किस्मत अच्छी है मेरी कि अनाथ आश्रम में जाकर नहीं रहना पड़ा। विक्रांत के पापा ठाकुर विजयकांत सिंह मुझे अपने घर ले आए और भले मम्मी पापा का न सही पर अंकल आंटी का प्यार तो मुझे मिल ही गया और साथ ही बहुत ही प्यारा दोस्त विक्रांत भी। अरुणा ने गहरी सांस ली। आज डायरी का पन्ना पलट आगे पढ़ने लगी। गाजियाबाद के ठाकुर विजयकांत हवेली में आए तो साथ में 8-9 साल की बच्ची भी थी। यह कौन है ठाकुर साहब? विक्रांत की पत्नी ने अपने पति के साथ आई बच्ची को देखकर कहा। हमारे बहुत पुराने और परम मित्र थे, चौहान साहब की बेटी है। हम दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे और दोस्त भी। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है पर मेरा अक्सर उनके यहाँ जाना आना होता रहता था, विजयकांत बोले। अच्छा। ठाकुराइन बोली। अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट में पति और पत्नी दोनों का देहांत हो गया। रिश्तेदारों ने बच्ची को रखने से मना कर दिया तो हम इसे अपने साथ ले आए। हमारे परिवार के साथ रहेगी, हमारे बच्चों के साथ खेलेगी तो इसका भी मन लग जाएगा और फिर हमारे होते हुए हमारे दोस्त की बेटी अनाथ आश्रम में रहे। यह बात हमें समझ नहीं आ रही थी, विजयकांत बोले। आपने बिल्कुल सही किया ठाकुर साहब, घर में इसकी हम उम्र बच्चे भी हैं। विक्रांत है और रचना और श्रीकांत है, तीनों बच्चों के साथ घुल मिलकर इसका भी मन लगा रहेगा, ठाकुराइन बोली। तारा जो कि इन 2 दिनों में इतना कुछ देख चुकी थी, डरी सहमी एक तरफ खड़ी थी कि तभी 3 बच्चे उसकी तरफ बढ़कर आए, जिनमें सबसे बड़ा विक्रांता, उससे छोटा उसका भाई श्रीकांत और सबसे छोटी उनकी बहन रचना। उन तीनों को देखा तारा थोड़ा और सहम गई। उसे लगा कि कहीं यह लोग उसे परेशान ना करें। तुम्हारा नाम क्या है? कभी विक्रांत ने कहा। तारा ने एक छोटा सा जवाब दिया। पर तारे तो हमेशा चमचमाते रहते हैं और तुम हो कि इतनी उदास और बुझी हुई सी, विक्रांत ने कहा। वह मेरे मम्मी पापा मर गए ना, इसलिए मैं दुखी हूं, तारा ने कहा। सुनकर विक्रांत, श्रीकांत और रचना को बहुत दुख हुआ और तीनों ने आगे बढ़कर तारा को अपने गले लगा लिया। तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हम तीनों तुम्हारे दोस्त भी हैं और फैमिली भी है। और पापा बता रहे थे कि अब तुम यहीं पर रहोगी हमारे साथ, तो अब सारी तकलीफ है भूल जाओ, श्रीकांत बोला तो तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखते ही देखते तीनों बच्चों में गहरी दोस्ती हो गई। अब तारा, श्रीकांत, विक्रांत और रचना तीनों को ही स्नेह करती थी, पर विक्रांत के लिए उसके दिल में भावनाएं कुछ अलग रूप लेने लगी थी।
3-4 साल बाद जब बच्चे किशोरावस्था में आए तो ठाकुर साहब ने तारा को पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वैसे भी उसके पिता की छोड़ी हुई अपार संपत्ति थी जो कि आगे जाकर तारा के काम ही आनी थी, इसलिए ठाकुर साहब नहीं चाहते थे कि तारा की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी रहे। वह चाहते थे कि तारा पढ़ लिखकर योग्य बने और आगे जाकर अपने पिता की धरोहर को संभाले। ठीक उसी समय विक्रांत भी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चला गया। विक्रांत के मन में तारा के लिए कुछ भी नहीं था, बावजूद इसके तारा मन ही मन विक्रांत को चाहने लगी थी, जो कि समय के साथ बढ़ती जा रही थी। समय पंख लगाकर उड़ गया और कुछ सालों बाद विक्रांत और तारा वापस इंडिया आ गए। तुम तो बड़े होकर और भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लगने लगे हो, तारा ने विक्रांत को देखकर कहा। हाँ, और तुम अभी भी वैसी बिल्कुल वैसी झल्ली की झल्ली, विक्रांत ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। प्लीज विक्रांत, अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो तुम ऐसे तंग करना बंद करो। और फिर मैं भी खूबसूरत हूं तो तारीफ कर लिया करो कभी तो, तारा ने कहा। हम दोस्त हैं और दोस्त को जब चाहे तब छेड़ सकते हैं और यह हक तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकती। विक्रांत बोला। हाँ, हक है तुमको, तारा बोली। तुम मेरी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त, विक्रांत बोले और निकल गए। पर मैं अब तुमको सिर्फ दोस्त नहीं मानती विक्रांत, तारा खुद से बोली और काम में लग गई। विक्रांत ने बड़े ठाकुर साहब के साथ उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और बिजनेस देखने लगा। इस बात से अनजान की तारा की दीवानगी दिन ब दिन उसके लिए बढ़ती जा रही है। इसी दौरान विक्रांत के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए और उन सारे रिश्ते में विक्रांत और उसके परिवार ने राठौर परिवार की बेटी अरुणा को पसंद कर लिया। विक्रांत को अरुणा पहली नज़र में ही भा गई थी तो उसने तुरंत ही रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। दोनों की सगाई हो गई और दोनों ही एक दूजे के ख्वाब देखते हुए विवाह का इंतजार करने लगे। यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्यार करती हूं विक्रांत, तुम किसी और से ब्याह कैसे कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं, तारा ने खुद से ही कहा। बस अब मैं तुम्हें भी अपने दिल की बात बता दूंगी और चाचा चाची को भी। इस घर में सिर्फ मेरी जगह है और तुम्हारी जिंदगी में भी सिर्फ मैं रहूंगी। तुम्हें मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। तुम सिर्फ मेरे हो विक्रांत। तारा मन ही मन न जाने क्या क्या सोच रही थी और खोई हुई सी सड़क पर चली जा रही थी कि तभी सामने से आती है एक बाइक ने उसे हल्की सी टक्कर मार दी। वहां आसपास जो लोग थे उन्होंने तुरंत तारा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ज्यादा चोट नहीं आई थी तो ड्रेसिंग करके और सिंपल कुछ टेस्ट कराकर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। तारा घर आ गई। क्या हुआ तारा, यह तुम्हारे चोट कैसे आई? बड़े ठाकुर साहब ठाकुर तारा को देखकर परेशान हो गए। कुछ नहीं चाचा जी, जरा ध्यान नहीं रहा था तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, तारा बोली। पर ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? होश में रहा करो तारा, यह चोट ज्यादा भी हो सकती थी। विक्रांत ने चिंता दिखाई तो तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम समझते नहीं हो पर मन ही मन तुम भी मुझे ही चाहते हो, यह बात मैं जान गई हूं और अब बस हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तारा ने मन ही मन निर्णय कर लिया। अच्छा तारा बेटा, कल हम लोग एक शादी के लिए बाहर जा रहे हैं। श्रीकांत हमारे साथ जा रहा है पर रचना और विक्रांत घर पर ही हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वैसे भी तुम्हें चोट लगी हुई है तो कहीं आना जाना मत, ठकुराइन ने कहा। जी चाची जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, तारा ने कहा तो वो लोग अगले दिन शादी के लिए निकल गए। अरे मुझे अपनी रिपोर्ट भी तो लेनी थी। तारा ने सोचा और वह हॉस्पिटल चली गई। उस समय रचना कॉलेज गई हुई थी, विक्रांत अपने ऑफिस गया हुआ था। तारा ने रिपोर्ट ली और हॉस्पिटल की बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया को रिपोर्ट्स पढ़ते हुए। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह जरूर गलत है। गलत है ये रिपोर्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तारा ने मन ही मन कहा और घबराकर जल्दी से डॉक्टर के केबिन में गई और रिपोर्ट्स उसकी टेबल पर रख दी। डॉक्टर ने तारा की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, कल एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आप ही ने ट्रीटमेंट किया था, ड्रेसिंग की थी और टेस्ट कराए थे। रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मेरी तो कोई उम्र भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज बताइए ना, जरूर कुछ गड़बड़ है, तारा ने कहा। आप प्लीज बैठ जाए, मैं आपको समझाता हूं, डॉक्टर साहब बोले तो तारा सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे।
देखिए, आप चाहे तो अपनी फैमिली में किसी को बुला लीजिए, हम उनसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर बोले। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूं, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए और जो भी आगे करना होगा उसका डिसीजन भी मैं ही लूंगी, तारा ने कहा। हमने कल आपके सारे टेस्ट बस ऐसे ही प्रिकॉशन के तौर पर करा लिए थे, पर इन रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको ब्लड कैंसर है। आप चाहें एक बार किसी बड़े अस्पताल में जाकर फिर से टेस्ट करा सकती हैं। पर जहां तक मुझे अनुभव है, यह रिपोर्ट कंफर्म है, डॉक्टर बोले। ठीक होने का क्या चांस है, तारा ने कहा। अभी तक तो कोई भी चांस समझ नहीं आ रहा, पर शायद विदेश में इसका कोई इलाज हो। एक ही इलाज होता है इसका, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। यदि आपकी फैमिली से किसी का मेरो मैच करता तो हो सकता था, पर आप अनाथ है। और फिर अभी तक इंडिया में तो कैंसर जिस लेवल का है उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। बाहर शायद लाइफ कुछ महीनों या कुछ साल तक इलाज से चल सके, डॉक्टर ने कहा। तो अरुणा ने रिपोर्ट उठाई और वहां से बाहर निकल आई। बाहर आकर वह बेंच पर बैठकर काफी देर तक सोचती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। शायद किस्मत ने इतना ही लिखा था, जो भी हो, पर एक इच्छा है वह मैं पूरी करके रहूंगी। भगवान ने सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, पर यह मैं नहीं होने दूंगी। तकलीफ, दर्द और गुस्सा तारा पर हावी हो गया था और उस गुस्से में उसने एक अजीब सा निर्णय ले लिया। वहां से तुरंत मेडिकल स्टोर पर गई और कुछ मेडिसिन खरीदी और फिर घर निकल गई। रात को वह और रचना एक ही कमरे में सो रहे थे और विक्रांत दूसरे कमरे में अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। जैसे ही तारा को महसूस हुआ कि रचना सो गई है, वो उठी और उसने 2 कप कॉफी बनाई। विक्रांत की कॉफी में उसने अपने साथ लाई मेडिसिन डाल दी और उसके कमरे की तरह चल दी। सो गए क्या, तारा बोली। नहीं नहीं, आओ, क्या हुआ, तुम इतनी रात तक कैसे जाग रही हो, विक्रांत बोला। बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी और यह चोट भी लगी है ना, तो दर्द भी कर रहा था, तारा ने कहा। अरे तो तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए थी ना, बताओ कहाँ है तुम्हारी दवाई, मैं ला देता हूँ, विक्रांत बोला। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दवाई मैंने खा ली है, बस तुम्हें जागते देखा तो सोचा तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पी लूं, तारा ने कहा। चलो यह तो अच्छा है, बस मैं भी काम खत्म करके सोने ही वाला था, अब तुमने कॉफी ला दी है तो कॉफी पीकर सो जाऊंगा, विक्रांत ने कहा। तो तारा ने उसके हाथ में मेडिसिन डाली हुई कॉफी दे दी। कॉफी पीते ही विक्रांत के ऊपर एक अजीब सा नशा छाने लगा। तारा को विक्रांत से प्यार तो था ही साथ तकलीफ भी ज्यादा थी, अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे की। इस तकलीफ ने उसकी सुध बुध खो दी थी और उसे सही गलत का कुछ होश नहीं था। कॉफी पीते पीते विक्रांत के ऊपर अजीब सा नशा होने लगा और वह जैसे अपने खुद के काबू में नहीं रहा। उसको इस तरीके से देख तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने दरवाजा बंद कर लिया और विक्रांत को थाम बिस्तर की तरफ चल दी। विक्रांत को नशे के कारण कुछ भी होश नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है। तारा ने जो चाहा वह किया और उस रात तारा दर्द, गुस्से और नफरत में वह कर गई जो उसे नहीं करना चाहिए था। सुबह के 3 बज गए थे। विक्रांत अभी भी कुछ नशे की हालत में और कुछ थकान के कारण गहरी नींद सो रहा था, तो वहीं तारा चादर में खुद को लपेटे उसे देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। भावनाओं में बहकर वह गलत कर गई थी, पर अब उसे इस बात का पछतावा था। मुझे माफ कर देना विक्रांत, मैंने गलत किया। मुझे यूं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे साथ संबंध बनाने चाहिए थे। ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने इस पाप के साथ तुम्हें भी गिल्ट में डाल दिया, तारा विक्रांत को देखकर बोली। मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं बची है कि तुम्हारे साथ जीऊं, पर अब मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ ही जीना चाहोगे। भले गलत मैं हूं, पर इस रात के बाद तुम शायद मुझसे नफरत करो, पर मुझे छोड़ोगे नहीं, तारा दुखी हो गई। तुम नेक दिल हो और मैं स्वार्थी जो तुम्हारा फायदा उठा गई। भले मैं रहूं या ना रहूं, पर अब तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, जानती हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। हाँ, मैं मानती हूं मैंने गलत कर दिया। खुद पर काबू नहीं रख पाई मैं, पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्यार किया है तुम्हें सच्चा। मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं बची है तुम्हें देने के लिए, तारा बोली और उसने एक लेटर लिखा। लेटर वही टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर निकल गई। अभी पूरी हवेली में सब सोए हुए थे।
ठकुराइन, ठाकुर विजयकांत ठकुराइन और श्रीकांत तो वैसे भी नहीं थे। बाकी नौकर चाकर, रचना और विक्रांत गहरी नींद में सो रहे थे। तारा ने अपना सामान पैक किया, अपनी पासबुक और प्रॉपर्टी के कागज लिए और सुबह होने से पहले वहां से निकल गई। वह दिल्ली आई और दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया चली गई। वह पहले भी ऑस्ट्रेलिया में रही थी तो उसको वहां रहना और अपना इलाज कराना दोनों सही लगे। जब विक्रांत की नींद खुली तो सिर बहुत भारी हो रहा था। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो अजीब सा महसूस हुआ। खुद पर ध्यान गया तो महसूस हुआ कि शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। विक्रांत का सिर घूम गया। लाख कोशिश करने पर भी उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं आया। याद रहा तो सिर्फ इतना ही कि तारा ने उन्हें कॉफी दी थी और उसके बाद तारा उनका हाथ पकड़कर बिस्तर की तरफ गई थी। उसके आगे का उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, जल्दी से उठकर कपड़े पहने और बाहर जाने लगे ताकि तारा से पूछ सके कि आखिर हुआ क्या है, और तभी नजर टेबल पर रखे लेटर पर गई। विक्रांत ने लेटर उठा लिया और पढ़ने लगे। विक्रांत ने लेटर पढ़ना शुरू किया। डियर विक्रांत, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तक लड़कों को ये करते सुना होगा, पर मैं वो ऐसी लड़की हूं जिसने अपने दोस्त के विश्वास को तोड़ उसके साथ गलत किया, उसका फायदा उठाया, रेप किया। पर मैं मजबूर हो गई अपने दिल और दर्द के हाथों। विक्रांत ने पढ़ा और आंखें भर आई। अब कुछ धुंधला सा याद आने लगा पर साफ नहीं। मैं बचपन से प्यार करती आई थी तुमको, और जब तुम्हारा रिश्ता किसी और जगह पर हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। दुख और गुस्सा हावी हो गया। तारा, ये क्या किया? क्यों किया? विक्रांत दुखी हो गया। तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उस रिश्ते को तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, पर भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। मुझे कैंसर है और अब कुछ ही महीने मेरे पास बचे हैं जिंदगी के, तो यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे अपना लो और अरुणा को भूल जाओ। तुम कहती तो एक बार यूं मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? विक्रांत दुखी हो गए और आगे पढ़ने लगा। पर तुम्हारे साथ और प्यार का मोह छोड़ नहीं पाई, और इस सब में मुझसे एक गलती हो गई। हाँ, तुम उसे गलती नहीं, मेरी साजिश कहोगे, जो भी कहो वह तुम्हारी इच्छा, पर मैं इसे गलती ही कहूंगी जो कि भावनाओं में बहकर हो गई। हाँ, अपने दुख, तकलीफ और नाराजगी में मैं वह कर गई जो नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नशे की दवाई देकर तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अब न तुमसे नजरें मिला सकती हूं और न ही इस हवेली में रह सकती हूं। मैं जा रही हूं यहां से ऑस्ट्रेलिया, और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। अपना पैसा ले जा रही हूं खुद की जिंदगी और इलाज के लिए। अब कभी तुमको नहीं मिलूंगी मैं। तुम्हारे और चाचा चाची के सामने आने की हिम्मत है न हालत। बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपने किए पर, हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। मेरी किस्मत में शायद एक गुमनाम मौत लिखी है जो जब समय आएगा मुझे मिल जाएगी, पर मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि तुमको एक बार पाके जिंदगी जी ली मैंने। तुम्हारी तारा। लेटर पढ़कर विक्रांत हथेलियों में चेहरा भर रो पड़ा। क्यों किया तुमने तारा, ऐसा क्यों किया? विक्रांत ने कहा। पर अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी थी। ना ही उसके पास तारा का कोई पता ठिकाना था और ना ही जो हुआ उसकी कोई भी सफाई। कौन उसकी बात का विश्वास करता, और इसलिए उसने भी चुप्पी साध ली। शाम को ठाकुर साहब और ठकुराइन वापस आ गए। तारा को घर पर ना पाकर उन्होंने बच्चों से सवाल किया तो विक्रांत ने वह लेटर ठाकुर साहब के हाथ दे दिया। हे भगवान, यह क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने? एक बार कहा तो होता। ठाकुर साहब भी दुखी हो गए। अच्छा ही हुआ जो चली गई। ऐसी लड़की के लिए नहीं मेरे घर में कोई जगह नहीं, मेरे बेटी की जिंदगी में। हमने उसे घर में रखा, बच्चों की तरह लाड़ प्यार दिया, और उसने क्या किया मेरे बेटे के साथ? ठकुराइन बेहद दुखी हो गई थी। विक्रांत की लाल आंखें उन्हें अंदर तक तकलीफ दे रही थी। माँ, पापा अरुणा के घर में रिश्ते के लिए मना कर दीजिए, विक्रांत बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? ठाकुर साहब बोले। सही गलत जो भी हुआ मैं नहीं जानता। तारा ने गलती की है और इस गलती के लिए शायद मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। वह अभी न जाने किस हाल में होगी। उसे कैंसर है। वह बीमार है, ऐसे में उसे हमारी जरूरत है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते।
विक्रांत बोला। लेकिन बेटा उसने जो गलती की उसके बाद, ठाकुराइन बोली। उसकी गलती को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं और ना कभी उसे माफ कर सकता हूं, पर वह मेरी बचपन की दोस्त है और पापा के दोस्त की बेटी। इस नाते इस समय हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप प्लीज रिश्ते के लिए मना कर दीजिए, मैं तारा को ढूंढकर यहां वापस लाऊंगा, विक्रांत ने कहा। ठीक है, तुम उसे ढूंढ लो। 15 दिन का समय दिया तुम्हें। वैसे भी शादी 1.5 महीने बाद है। अगर तारा मिलती है तो ठीक है, वरना तुम शादी करोगे। यूं एक हादसे से जिंदगी नहीं रोकी जाती है, और फिर ऐसा हादसा जिसमें तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं है, फिर तुम क्यों उसकी सजा भुगतो? बड़े ठाकुर बोले। पर पापा विक्रांत ने कहना चाहा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और हाँ, आगे कभी इस बात का जिक्र भी इस घर में नहीं होना चाहिए, और तुम कभी भूल कर भी अरुणा से यह बात नहीं कहोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई खटास आए। बड़े ठाकुर बोले। विक्रांत ने सिर झुका लिया। और भी तुम अपने मन में कोई बोझ रखो। तुमने उसके साथ गलत नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हें नशे की दवाई देकर तुम्हारे साथ गलत किया है, तो यहां पर तुम कहीं भी गलत नहीं हो। इसलिए अपने मन पर कोई बोझ मत रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो, बड़े ठाकुर बोले। पर मैं तारा को ढूंढना चाहता हूं, प्लीज, विक्रांत बोला। तो बोला है ना, अभी तुमको 15 दिन दिए जाते हैं। तुम उसे ले आना यहां पर, और हम रिश्ते के लिए भी मना कर देंगे, पर अगर 15 दिन में वो नहीं मिलती है तो तुम अरुणा से ब्याह करोगे को और इस हादसे को भूल जाओगे। ठाकुर साहब बोले। जो बीत गया सो बीत गया। अब उसकी परछाई भी कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तारा तुम्हें नहीं मिली तो फिर इस बात का जिक्र दोबारा कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। ठाकुराइन ने उसको समझा दिया। विक्रांत ने तारा को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके जो भी जान पहचान वाले थे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां उसने पूछताछ की। वो इस हाल में तारा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। नाराजगी अपनी जगह थी, पर वो बीमार थी और विक्रांत उसे यूं लावारिस की मौत मरते नहीं देखना चाहता था। विक्रांत ऑस्ट्रेलिया भी गया, पर तारा का कहीं कुछ पता नहीं चला। तारा ने अपना रहने का ठिकाना, जगह सब बदल दिया था। इतने बड़े देश में एक इंसान को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, तो विक्रांत ने भी हार मान ली और 15 दिन के बाद उसने कोशिश बंद कर दी और अरुणा के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। इस दौरान विक्रांत अरुणा से भी बात नहीं कर पाया था। अरुणा की तो कोई गलती नहीं, फिर वो क्यों सफर करे, विक्रांत ने सोचा और अरुणा को कॉल किया। हेलो। अरुणा की खनकती आवाज ने विक्रांत के दिल के तार झंझना दिए और वो अपनी सारी तकलीफ भूल गए जो कि तारा ने दी थी। मैं विक्रांत बोले तो अरुणा के दिल की धड़कन बढ़ गई। सॉरी, इतने दिन तक आपको इंतजार कराया, पर हम व्यस्त हो गए थे, विक्रांत बोले। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, जिस दिन सगाई हुई तब से आपके फोन का इंतजार था, आज इंतजार खत्म हुआ, अरुणा बोली। माफी मांग रहे हैं ना हम? प्लीज भूल जाइए, अब से हम रोज आपको इसी समय फोन करेंगे, विक्रांत बोले तो अरुणा खुश हो गई। दोनों की बातों का सिलसिला चल निकला और जल्दी ही ये सामान्य बातें मोहब्बत भरी बातों में बदल गई। दोनों एक दूजे को बेहद चाहने लगे। देखते ही देखते दिन बीत गए और विक्रांत और अरुणा की शादी का दिन आ गया। विक्रांत अरुणा से के लिए बेहद खुश था, उसके दिल में अरुणा के लिए प्यार की भावनाएं थी, तो वही तारा के साथ जो एक रात बीती थी दी उसका उसे एक पल भी याद नहीं था। वह एक ऐसा हादसा था जैसे किसी ने कोई सपना देखा हो और नींद खुली हो तब कुछ भी न हो। नशे की हालत में तारा ने उसके साथ गलत किया और अनजाने में हुई इस घटना के का उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसे अरुणा के साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। अरुणा भी विक्रांत को बेहद चाहती थी और विक्रांत के प्यार और व्यवहार के कारण अरुणा बहुत ही जल्दी विक्रांत के साथ जुड़ गई। अरुणा दुल्हन बनी कमरे में विक्रांत का इंतजार कर रही थी। विक्रांत कमरे की तरफ आया कि तभी ठाकुराइन सामने आ गई। वादा करो तारा का जिक्र भी नहीं करोगे अरुणा से, ठाकुराइन बोली। पर मां, विक्रांत बोले। वो एक हादसा था और उसका जिक्र तुम दोनों की खुशियां खत्म कर देगा, इसलिए तुम कभी अरुणा से तारा की कोई बात नहीं करोगे, मां बोली। जी मां, नहीं कहूंगा, विक्रांत बोले और कमरे में आ गए। दरवाजा बंद किया और नजर खुद में ही सिमटी अरुणा पर गई। मां की कही बात को दिल में दोहरा के विक्रांत अरुणा की तरफ बढ़ गए। बता दूं क्या?
नहीं नहीं, शायद वो न समझ पाए, पर अब मैं हमारी जिंदगी पर किसी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा, विक्रांत खुद से बोले और अरुणा के पास बैठ उनका घूंघट हटाया। खूबसूरत लाल रंग की साड़ी में सजी धजी अरुणा बेहद आकर्षक लग रही थी। अरुणा को देख विक्रांत ने दिल पर हाथ रखा तो अरुणा मुस्करा उठी। हम तो वैसे ही मिट चुके हैं, इस खूबसूरत चेहरे पर अब इस मुस्कान से क्या जान लेने का इरादा है? ठाकुर साहब बोले तो अरुणा ने जल्दी से होठों पर हथेली रख दी। ईश्वर के लिए ऐसा न कहे ठाकुर साहब, वरना हमारी जान निकल जाएगी। आपकी जान तो हम निकलने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारी जान है, ठाकुर साहब ने अरुणा का चेहरा हथेलियों में भर के कहा। अरुणा ने उनकी तरफ देखा और नजरें झुका ली। वो संसार भर का प्यार आंखों में लिए उसमें खोने को बेताब थे। अरुणा का जिस्म सिहर गया विक्रांत के छूते ही, जिसे विक्रांत की मजबूत बाहों ने तुरंत संभाल लिया और उसके लबों को अपने होठों के बीच ले प्यार की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत कर दी। दोनों एक दूजे के करीब एक दूजे में समाकर पूरी तरह से एक हो गए। विक्रांत का प्यार और अरुणा का समर्पण दोनों को पूरा कर गया। अरुणा इस प्रथम मिलन की खुमारी में डूब बेसुध हो विक्रांत की बाहों में सो रही थी। आपने गलत किया तारा, बहुत गलत। आज हम मजबूर है, अरुणा को बेहद चाहते हैं पर बता भी नहीं सकते कि क्या बीती है हम पर। न जाने वो समझ भी पाएगी या नहीं। विक्रांत भरी आंखों से अरुणा को देख रहे थे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे अरुणा को जो हमारे रिश्ते में दरार लाए। विक्रांत ने अरुणा को सीने से लगा मन ही मन प्रण किया। दोनों की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। प्यार, समर्पण और खुशहाली से जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से आगे चल रही थी। 3 साल बाद अरुणा ने रूबी को जन्म दिया तो मानो दोनों की जिंदगी की सारी कमियां पूरी हो गई। एक संपूर्णता का एहसास विक्रांत और अरुणा दोनों को ही था। अरुणा का साथ और प्यार पाकर विक्रांत उस घटना को पूरी तरीके से भूल गए और उन्होंने उसे एक बुरा सपना समझकर उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी खुशहाल जिंदगी अरुणा और रूबी के साथ बिताने लगे। इस बीच श्रीकांत और रचना का भी ब्याह हो गया। समय कब क्या दिखाएं कोई कुछ नहीं जानता। कभी कभी आप गलत ना होते हुए भी उस गलती के लिए भुगतान भरते हो जो आपने की ही नहीं हो, और ऐसा ही कुछ ठाकुर विक्रांत के साथ भी होने वाला था। रूबी लगभग 5 साल की हो गई थी कि तभी एक दिन एक औरत के साथ एक 7 साल के बच्चे ने ठाकुर हवेली में कदम रखा और फिर सब कुछ बदलता चला गया। कांता, तुम कहाँ चली गई थी? इतने सालों से कहा थी और आज अचानक से वापस आई हो, ठाकुर साहब बोले। और यह बच्चा कौन है? ठकुराइन ने उस औरत कांता को देखकर कहा। माफी चाहूंगी ठकुराइन, पर मैं तारा बिटिया के साथ चली गई थी, वह मुझे अपने साथ ले गई थी। बचपन से उन्हें संभाला है, आपके घर में काम किया है, लेकिन उनको अपनी बच्ची कब मान लिया पता ही नहीं चला। कांता बोली तो ठाकुराइन ने आश्चर्य से देखा। उस दिन जब हवेली छोड़कर जा रही थी तब तारा बिटिया बहुत दुखी थी, रो रही थी, और जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर मुझे अपना मानती हैं तो मेरे साथ चले, कांता बोली। ठाकुर साहब और ठाकुराइन खामोशी से सुनते रहे। उनका कोई नहीं है इस दुनिया में और उस समय मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती थी ठकुराइन, इसलिए उनके साथ चली गई, कांता बोली। अगर चली गई थी तो अब वापस क्यों आई हो? ना हमारा तारा से कोई लेना देना है और ना ही उससे जुड़े और किसी इंसान से, तुम ठकुराइन बोली। ठीक उसी समय विक्रांत भी बाहर से आ गया और अरुणा भी रसोई के दरवाजे पर खड़े हो देखने लगी। कांता को देखकर विक्रांत भी सोकड़ हो गया क्योंकि जिस दिन से तारा गई थी उसी दिन से कांता भी गायब थी। कांता उनके घर में सालों से नौकरानी का काम करती थी, पर तारा के साथ ही वह भी गायब हो गई थी। उन लोगों ने पूछा पता लगाया पर कुछ पता नहीं चला कि कांता कहाँ गई। आप इतने दिनों बाद? विक्रांत ने खुश होकर कहा तो ठकुराइन ने उसे घूर कर देखा। अब हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। यह जिसके साथ गई थी हमें छोड़कर, यह उसी की वफादार है, ठाकुर साहब बोले। मतलब? विक्रांत ने कहा तो ठकुराइन ने उन्हें आंखों से शांत किया और अरुणा की तरफ होने का इशारा किया। आप मुझसे मतलब रखे ना रखे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं चली जाऊंगी पर अब मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। बुढ़ापा आ गया है तो सोचा कि ठाकुर खानदान की अमानत को उसे सौंप दूं, उसके बाद चैन से मर जाऊंगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कांता बोली। ठाकुर खानदान की अमानत? क्या कहना चाह रही हो आप? बड़े ठाकुर साहब बोला। मालिक यह शिवा है।
तारा बिटिया और विक्रांत का बेटा। कांता ने जैसे ही कहा विक्रांत को लगा कि मानो आसमान फट पड़ा हो। तो वही दरवाजे पर हाथ में पानी का लोटा लिए खड़ी अरुणा का दिल कांप गया और उसके हाथ से लोटा एक खन खन की आवाज के साथ गिर गया। सब ने उसकी तरफ देखा। अरुणा ने फटी आंखों और अविश्वास से विक्रांत की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेपसी थी। क्या बक रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब बोले। ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। आप चाहो तो डीएनए टेस्ट करा लो, पर सच यही है। शिवा तारा और बिटिया और विक्रांत बाबू का बेटा है। कांता बोली तो अरुणा का चेहरा सफेद पड़ गया तो वही विक्रांत की आंखें भर आई। उस दिन तारा बिटिया और विक्रांत के बीच क्या हुआ यह तारा बिटिया भी जानती थी और विक्रांत भी जानते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो। तारा बिटिया ने खुद चिट्ठी लिखकर आपको सारी बातें बताई थी। वह यहां से चली गई थी कभी ना लौटने को, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कांता बोली। सब हैरत से उसे देख रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने इलाज शुरू करवा लिया, तभी उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है। वह बच्चे को अपने दम पर खुद ही पालना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विक्रांत का ब्याह हो गया है। कांता बोली और अरुणा को देखा जो कि भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। पर भगवान ने उनके लिए जिंदगी ही नहीं लिखी थी। बच्चे को जन्म देने के 6 महीने बाद ही वह चल बसी। तब से शिवा को हम संभाल रहे हैं, पर अब नहीं संभाल सकते, इसलिए इसे लेकर वापस हिंदुस्तान आए हैं ताकि आपकी अमानत आपको सौंप सके। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, कांता बोली और शिवांश को छोड़कर जाने लगी। नानी माँ कहाँ जा रही हो आप? शिवा उनके पैरों से लिपट गया। बेटा मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था। यही तुम्हारा असली परिवार है और यह तुम्हारे पिता है। और यह तुम्हारा दादा और तुम्हारी दादी, कांता ने कहा और शिवा से हाथ छुड़ाकर उसका हाथ विक्रांत को पकड़ा दिया और वहां से निकल गई। एक आंधी की तरह आई कांता। ठाकुर हवेली में तूफान लाकर जा चुकी थी और उस तूफान में अभी बहुत कुछ डूबना बाकी था। सब लोग शॉक्ड थे कि यह सब क्या हुआ अचानक से। विक्रांत, इसे अभी के अभी घर से निकालो। चाहे तो इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, पर इस बच्चे की इस घर में कोई जगह नहीं है, ठाकुर साहब बोले। विक्रांत ने मासूम बच्चे की तरफ देखा तो उसे तारा की वो चिट्ठी याद आ गई। मेरा बेटा, विक्रांत के मुंह से निकला। नहीं, यह कहीं नहीं जाएगा। गलत हो या सही हो, भले हमारी गलती नहीं है। भले गलत हमारे साथ हुआ। तारा ने हमारा फायदा उठाया, पर यह हमारा बच्चा है और हम इसे अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकते, विक्रांत बोले तो अरुणा ने लाल आंखों से उनकी तरफ देखा और रूबी को गोद में उठाकर कमरे में चली गई। नहीं, यह कहीं नहीं जाएगा। गलत हो या सही हो, भले हमारी गलती नहीं है। भले गलत हमारे साथ हुआ। तारा ने हमारा फायदा उठाया, पर यह हमारा बच्चा है और हम इसे अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकते, विक्रांत बोले तो अरुणा ने लाल आंखों से उनकी तरफ देखा और रूबी को गोद में उठाकर कमरे में चली गई। विक्रांत, इसके आने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठकुराइन ने कहा तो विक्रांत कमरे की तरफ चल दिए। शिवा ने तुरंत उनकी उंगली पकड़ ली। पापा शिवा बोला तो विक्रांत के कदम आगे नहीं बढ़े। विक्रांत ने उसे गोद में उठाया और वही रखी कुर्सी पर बिठा दिया। आप यहां बैठिए, हम अभी आते हैं, आपकी मम्मी से बात करनी है हमें, विक्रांत बोले। मेरी मम्मी? शिवांश ने कहा। हाँ, वह जो अभी अभी अंदर गई आपकी मम्मी है और वो आपकी छोटी बहन। हमें जरा उनसे जरूरी बात करनी है, हम उनसे बात करके आते हैं, तब तक आप यही बैठे रहिए, विक्रांत ने कहा। शिवांश ने गर्दन हिलाई और वहीं बैठ गया, पर ठाकुर साहब, ठकुराइन और घर के बाकी सदस्यों की नजरें उसे घूर रही थी तो उसने सहमकर आंखें झुका ली। विक्रांत कमरे में आई तो देखा अरुणा गुस्से से अपना बैग जमा रही थी। ये क्या कर रही हो अरुणा? विक्रांत ने उसके हाथ से बैग लेकर कहा। मैं जा रही हूं, अरुणा बोली। अरुणा, हमारी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, विक्रांत बोले। क्या सुनूं आपकी बात और क्या समझूं ठाकुर साहब? सब कुछ तो सामने दिख रहा है। 7 साल का बच्चा आंखों के सामने खड़ा हुआ है और आप कहते हो कि आपकी बात सुनो। समझूं? क्या समझूं? आपने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, पर आपकी अय्यासियों का नतीजा आज खुद सामने आ गया, अरुणा गुस्से से बोली।
हमने कोई अय्यासी नहीं की अरुणा। आप हमें गलत समझ रही है, ना ही हमारा किसी से कोई ऐसा संबंध है। आप एक बार सुनकर समझने की कोशिश। हम आपको सच बताते हैं। क्या बताएंगे आप? अब फिर से कोई झूठ बोल देंगे? आखिर मर्द है आप। अपनी हर बात को छुपाना आता है आपको, अरुणा ने कहा। विक्रांत ने तुरंत अलमारी से ढूंढकर वह चिट्ठी अरुणा के हाथ में रख दी। देख लो, पढ़ लो, इसको समझ लो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया। उसने मुझे नशे की दवाई दी और मेरे साथ ऐसा किया, विक्रांत बोले। जो भी हो, पर उसका नतीजा तो आज आपके सामने खड़ा है ना? और मैं नहीं मानती। यह सब बातें और चिट्ठी लिखना या यहां रखना कौन सा बड़ी बात है? आप मुझे मनाने के लिए चिट्ठी भी तो झूठ रख सकते हो। आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए झूठी चिट्ठी भी तो लिख सकते हैं। अब तो यहां जिंदा है नहीं, जिससे हम पूछ सके कि क्या सच है क्या झूठ है। क्या पता आप जो बोल रहे हैं कि उसने आपके साथ गलत किया, जबकि उल्टा आपने उसके साथ किया हो, अरुणा ने कहा। हम पर इतना तो विश्वास आप कर ही सकती हैं। हम पिछले कई सालों से साथ हैं, अरुणा, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप हम पर नाराज हो रही हैं, हम तो उल्टा शोषण के शिकार हुए हैं। गलत हमारे साथ हुआ है, नशे की दवाई देकर तारा ने हमारे साथ गलत किया और उल्टा आप हमें को दोष दे रही हैं। आपको तो हमें समझना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। सच्चा जीवन साथी तो वही होते हैं जो एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का साथ दे। विक्रांत बेहद दुखी थे। विश्वास किया था ठाकुर साहब, साथ दिया था आपका, पर नहीं है, आप उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे। आपको जितना मैंने प्यार किया था उससे आधा ही भी आपने मुझे नहीं किया, वरना आप मुझे सच बता देते। आपकी जिंदगी में पहले से ही कोई औरत थी और आप लोगों के संबंध इतना गहरा था कि आज उसका नतीजा आंखों के सामने है, और फिर भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं, अरुणा बोली। हम सच बोल रहे हैं अरुणा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तारा उसी रात हमें छोड़कर चली गई थी क्योंकि उनके खुद के मन में गलत था, इसलिए हमने उसे ढूंढने की कोशिश की और हमने कहा भी था घर वालों से कि आपसे रिश्ता तोड़ दे। हमें तो उसका एक पल भी याद नहीं है। हमारे होशो हवास में हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छुआ है, सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, विक्रांत ने कहा तो अरुणा ने उनकी तरफ देखा। माफ कीजिएगा ठाकुर, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। जा रही हूं मैं। अरुणा, मत जाओ यहां से। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे। मत करो ऐसा, मत जाओ हमें छोड़कर। मत तोड़ो अपना घर, विक्रांत बोला और अरुणा के पीछे पीछे बाहर तक आया। ऐसा मत करो बहू। वह सच कह रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ तो गलत किया था तारा ने, ठकुराइन ने कहा। मैं नहीं मानती। किसी की बात नहीं मानूंगी मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने बेटे की गलती को दूसरे के सिर पर रख रही हो, और अब जबकि उसका परिणाम भी सामने आ चुका है, तब आप उसे नहीं झुठला सकती, अरुणा गुस्से से बोली। तुम गुस्से में कुछ भी सोच समझ नहीं रही हो। हम मानता हूं कि यह बच्चा विक्रांत का ही है, पर इसमें विक्रांत की कोई गलती नहीं है। इस सच को स्वीकार कर लो, आज तारा जिंदा भी नहीं है। तुम अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हो उसके लिए जो यहां है भी नहीं, ठाकुर साहब ने समझाया। माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं नहीं रह पाऊंगी, अरुणा बोली और दरवाजे से बाहर निकल दी। अरुणा प्लीज मत जाओ, ठाकुर विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। जा रही हूं मैं, और सौगंध है आपको हमारी और रूबी की। आप हमें लेने भी नहीं आएंगे। उस घर की दहलीज इस कदम नहीं रखेंगे। हम नहीं आएंगे वापस, अरुणा गुस्से से बोली। ठीक है, हम आपको लेने नहीं आएंगे, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप खुद आ जाना। यह आपका घर है, आपका पूरा अधिकार है, यहां पर हम आपको यही इंतजार करते मिलेंगे, ठाकुर साहब ने कहा। अरुणा तुरंत बहादुर निकल गई। पापा मम्मी क्यों चली गई? मेरे आने की वजह से चली गई है, तो आप मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो। वैसे भी नानी माँ बोल ही रही थी कि अगर मुझे मेरे परिवार ने अपने पास नहीं रखा तो वह मुझे अनाथ आश्रम छोड़ देंगी। आप उसे अनाथ आश्रम छोड़ दो और मम्मी को और मेरी बहन को ले आओ। शिवा बोला तो विक्रांत की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने आगे बढ़कर शिवा को अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, हम यह नहीं कर सकते।
भले गलत हमारे साथ हुआ हो और हम जानकर किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तुम हमारे बेटे हो और तुम्हारा हम पर पूरा हक है। तुम्हें हमारा नाम और सारे अधिकार मिलेंगे। तुम्हें कभी हम अनाथ आश्रम में नहीं भेजेंगे, विक्रांत ने कहा और शिवा को लेकर कमरे में चले गए। एक घटना जिसमें कहीं से भी विक्रांत की कोई गलती नहीं थी, उस घटना ने विक्रांत की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाएं। अरुणा अपने घर पहुंची और उसने शोभना और अपने पापा को सारी सच्चाई बता दी। वो लोग तुरंत ही गाजियाबाद निकल गए ताकि सच पता कर सके। वहां आकर और जब उन्होंने ठाकुर साहब से सवाल जवाब किए तो ठाकुर साहब ने उन्हें सारी बातें बता दी और साथ ही हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। ये बहुत बड़ी बात है ठाकुर साहब, शोभना बोली। जी बहन जी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर यहाँ पर गलत मेरा बेटा नहीं है। उसका शोषण हुआ है। अगर आज उसकी जगह कोई लड़की होती तो समाज इस बात को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेता कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। क्योंकि वह लड़का है इसलिए कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। पर हम जानते हैं हमारे बेटे को, और अगर ऐसा नहीं होता तो तारा यूं चली नहीं जाती सबको छोड़कर। और फिर उसने चिट्ठी भी लिखी थी, ठाकुर साहब बोले। हमने तो यही सोचा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं होगी क्योंकि उसे कैंसर था। हमें नहीं पता था कि तारा की एक गलती का खामियाजा मेरे बेटे को जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। वह अभी तक उस ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाया था जो उसने किया भी नहीं था, और अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आप लोग प्लीज अरुणा को समझाइए, इस तरीके से जिंदगी खराब करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठकुराइन बोली। हम लोग शिवा को कहीं भेज देंगे, बोर्डिंग स्कूल में रख देंगे, पर वह नहीं आई तो दिनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर बात को नहीं समझा तो, ठाकुर साहब ने कहा। शोभना विक्रांत के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखा। हम ईश्वर की और अरुणा की कसम खाते हैं माँ, हम गलत नहीं है। आप तो विश्वास कीजिए, विक्रांत बोले। मुझे विश्वास है, शोभना बोली और बाहर निकल गई। सूरज भी साथ थे, उन्होंने विक्रांत की तरफ देखा। मैं कोशिश करूंगा अरुणा को समझाने की ठाकुर साहब, क्योंकि मुझे भी आप पर विश्वास है, सूरज बोले। वो लोग वापस चले गए। उन लोगों ने बहुत समझाया पर अरुणा ने ठान लिया था कि वह वापस नहीं जाएगी। उसे यह धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरुणा कभी वापस नहीं गई और ठाकुर साहब कभी उसे लेने नहीं आए क्योंकि अरुणा ने खुद ही कसम दी थी कभी ना आने की। इस बीच ठाकुर साहब की मुलाकात अमृत और सूरज से होती रहती थी और वह लोग हमेशा ठाकुर साहब से आने को कहते रहते थे। बदले में ठाकुर साहब कहते थे कि घर अरुणा का है और अरुणा जब चाहे तब आ सकती। सूरज, अमृत और सबने शोभना ने अरुणा को समझाने की बहुत कोशिश की पर अरुणा ने किसी की बात नहीं मानी। उसके मन में यह बात बैठी हुई थी कि विक्रांत ने उससे झूठ बोला है। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई बल्कि विक्रांत के अनैतिक संबंधों का परिणाम है शिवा। उधर शिवांश का वहां रहना किसी को बर्दाश्त नहीं था तो विक्रांत ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, फिर हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया। अरुणा ने डायरी बंद की और फूटकर रो पड़ी। कुछ देर रोने के बाद जब मन का मन हल्का हुआ तो उसने डायरी फिर से खोली। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं कांता को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली आई। मुझे भी कोई सहारा चाहिए था और कांता ने हमेशा मुझे बेटी की तरह चाहा था और वह बिना किसी सवाल के मेरे साथ आ गई। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया और 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैं नहीं चाहती थी कि यह बच्चा इस दुनिया में आए पर मेरे शरीर के कॉम्प्लिकेशन के वजह से एबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। मुझे भी एक मोह आ गया अपनी संतान को देखने का और फिर कुछ महीनों बाद शिवांश का जन्म हुआ। मेरी तबीयत अब तक काफी खराब हो चुकी थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था। मैंने कांता को शिवांश की जिम्मेदारी दे दी। सारी प्रॉपर्टी शिवांश के नाम कर दी और कुछ कांता के नाम कर दी ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। कांता से कह दिया कि जब जब तुम इसे ना संभाल पाए तो किसी अनाथ आश्रम में डाल देना। अरुणा ने गहरी सांस ली। आगे की कुछ पन्ने खाली थे, फिर एक पन्ने पर फिर से कुछ लिखा हुआ था और अरुणा उसे खोलकर पढ़ने लगी। जानती हूं शिवांश, अब तुम बड़े हो गए हो और इस डायरी को पढ़ने और समझने लायक हो गए हो।
यह डायरी मैंने कांता को दे दी थी, यह कहकर कि मेरे बेटे को दे देना और उससे कहना कि जब जब वह 18 साल का हो जाए तब इसे पढ़े। और मैं जानती हूं कि आज डायरी तुम्हारे हाथ में आ चुकी है बेटा। तुम डायरी पढ़कर समझ गए हो तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी गलती की है, और जहां तक मुझे लगता है कि अगर कांता ने तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं छोड़ा होगा तो जरूर तुम्हें ठाकुर हवेली लेकर गई होगी, और तुम्हारा ठाकुर हवेली जाने का मतलब है सब कुछ बर्बाद हो जाना। तुमसे सिर्फ एक ही विनती करती हूं बेटा, तुम्हारी माँ ने जो पाप किए उनका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। जो कुछ भी मेरे कारण बिखरा है उसे तुम्हें समेटना होगा। सब कुछ सही करना होगा, और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम यह जरूर करोगे। भले इसमें तुम्हारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, भले तुम्हें भी मेरी तरह एक अनाथ की अकेली जिंदगी जीनी पड़े, पर तुम वादा करो कि अगर तुम्हारे कारण ठाकुर परिवार में बिखराव आएगा तो तुम ही उसे सही करोगे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी इस पाप के अपराध बोझ से। तुम्हारी अभागन माँ तारा। अरुणा ने डायरी बंद की और फिर अलमारी से कुछ कपड़े निकाले और उन्हें देखने लगी। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने दिन आंखों के आगे घूम गए। अरुणा धीरे से कमरे से बाहर निकल गई है। ठाकुर साहब की आंखों से पुराने दिनों को याद करके लगातार आंसू निकल रहे थे। आखिर में उन्होंने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। हम बिना गलती के भी गुनहगार हो गए और 18 साल हो गए हमारे बनवास को। पर आप अब तक हमारे पास नहीं आई। कैसे समझाएं हम आपको कि हम ना कभी गलत थे ना है। हमने शिवांश को घर से नहीं निकाला क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, पर आपके जाने के बाद हमने उन्हें भी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था और उसके बाद हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया। आपसे दूर होकर हम उनके पास भी नहीं रह पाए। हम और शिवा दोनों ने तारा की गलती की सजा पाई। बिना गुनाह के ही हमने सजा पाई, और आपने भी हमें समझने की कोशिश नहीं की। आज भी आप हमें गलत समझती हैं। आपको लगता है कि तारा हमारी रखेल थी और शिवांश हमारी नाजायज औलाद। आपको कैसे यकीन दिलाएं, अब शायद हमारी मौत के बाद ही आपको यकीन होगा। ठाकुर साहब बोले, तभी उन्हें अपने पैरों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ तो एकदम से उठकर बैठ गए। अरुणा बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी और उनके पैरों पर हाथ रखा हुआ था। ठाकुर साहब ने अरुणा को देखा तो आंखें फिर से भर आई। छोड़ दीजिए हमारे पैर, हम इस काबिल नहीं है कि आप हमें सम्मान दे अरुणा। ठाकुर साहब बोले तो अरुणा ने उनके पैरों पर सिर रख लिया। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, गलत मैं थी और सजा आपको दी। आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, आप पर विश्वास नहीं किया। पर यकीन मानिए मैं आना चाहती थी पर हिम्मत न कर पाई। अब मुझे सारा सच पता चल चुका है। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, बल्कि गलत आपके साथ में हुआ। धोखा आपके साथ हुआ। अरुणा दुखी होकर बोली तो ठाकुर साहब की आंखें भर आई। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, अपनी अकड़ और गुस्से में मैंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत तकलीफ दी आपको, अरुणा ने रोते हुए कहा तो ठाकुर साहब ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर तकलीफ हमने सही है तो दुख तो आपने भी कम नहीं। आप भी तो हमारे बिना रही हैं, अकेले रही हैं यहाँ, अपनी इच्छा के विरुद्ध रही है, पर हम सच कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी। ठाकुर साहब बोले, मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जान गई हूँ। पहले नहीं जानती थी पर अब सब जान गई हूँ। आपके बेटे ने अपनी माँ की गलती को सही किया है। शिवा ने सारा सच सामने ला दिया है, अरुणा बोली। शिवा, ठाकुर साहब बोले तो अरुणा ने उन्हें सारा सच बताया और वो डायरी उनके हाथ में दे दी। यह डायरी शिवा की माँ की है जो उसने आनंद को दे दी और आनंद ने आज मुझे दी। पर ठाकुर साहब, इस डायरी को पढ़ने से पहले ही मैंने वापस आने का तय कर लिया था, क्योंकि शिवा ने हमारे दिल से नाराजगी खत्म करके आपकी यादें फिर से ताजा कर दी थी। अरुणा बोली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आपने हमें माफ कर दिया अरुणा। हम बहुत थक गए हैं, अब नहीं रहना चाहते अकेले। थक गए हम अकेले रहते रहते। माँ पापा दुनिया छोड़ गए और भाई बहन घर। आप और रूबी हमें छोड़ गए। अब हमें काटने को दौड़ता है वह खाली घर। हम नहीं छोड़ पाए क्योंकि आज भी आपकी यादें बसी हुई है वहाँ। आज भी हमें रूबी की पायलों की आवाज़ सुनाई देती है जब वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ती थी। हमें और सजा मत दीजिए, ठाकुर साहब ने कहा। नहीं, ने आपको सजा नहीं दी, बल्कि वो सजा मैंने खुद भी काटी है।
पर अब नहीं, अब इस सजा का अंत होगा और हमारा परिवार एक होगा। कल मैं और रूबी आपके साथ चल रहे हैं, ठाकुर साहब, अरुणा ने कहा तो ठाकुर साहब ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। थैंक्स अरुणा, ठाकुर साहब बोले तो अरुणा उनके सीने से लग गई।